ठीक, बस देखते आओ, कहो 20 मिनट में हो जाए, क्योंकि देखो 3 पेज केवल याद करने हैं, केवल फॉर्मूले याद करने हैं 3 पेज में, ठीक। और बाकी तुमको थोड़ा बहुत पढ़ना है, वो है आए 7-8 पेज का तो है, 9-12 पेज कितने। देखो वेव क्या है, सबसे पहले समझो वेव क्या है। वेव है तुम्हारी एक डिस्टर्बेंस, वेव है तुम्हारी एक डिस्टर्बेंस। अब वेव में क्या होता है, पार्टिकल खुद मूव नहीं करते। अब मोशन देखो, मोशन क्या है, अगर पार्टिकल यहाँ से एक पार्टिकल रखा है, अगर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो पार्टिकल ने मोशन कर ली। अब पार्टिकल मोशन करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, लिखना नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अगर एक पार्टिकल गोल घूम रहा है तो इसको अपन रोटेटरी मोशन कहते हैं। हाँ, अगर पार्टिकल गोल घूम रहा है तो उसको अपन रोटेटरी मोशन कहते हैं। एसएसएम ही नहीं दे रहे ये लोग। कहाँ मैंने कहाँ दिया, वही तो करवाना चाहिए क्या, एसएचएम 14 चैप्टर। चलो कठिन तो नहीं है वैसे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। तो देखो सीधे जा रहा था, क्या था वो, ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो रोटेटरी मोशन, इतना अपन को पता है। अब क्या करना है, एक आते हैं वेव मोशन, इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है वेव मोशन। तो अगर देखो मान लो कभी ऐसे फुटबॉल फील्ड में देखा, कोई ऐसे हाथ उठाते फिर उसके बाद दूसरा उठाते हैं, फिर एक के बाद एक सब उठाते जाते हैं, तो कैसे एक वेव जैसी दिखती है। तो बता, अपन ने हाथ उठाया, फिर ये हाथ उठाया और दोनों हाथ नीचे कर लिए, उसके बाद यही चीज़ आगे वाले ने किया, लेकिन अपन को लगता है कि एक आगे वेव जा रही है ऐसे करके, ठीक। तो बताओ अपने हाथ का मूवमेंट हो रहा क्या आगे, हाथ का कोई मूवमेंट नहीं हो, हाथ अपनी जगह पे है, लेकिन वेव का मूवमेंट हुआ। तो वेव मोशन में क्या होता है, वेव मोशन में पार्टिकल रहते हैं अपनी जगह, लेकिन पार्टिकल से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। देखो सब सीधे बैठे थे, सब सीधे बैठे थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ऐसे ऐसे किया तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई यहाँ पे, और वो डिस्टरबेंस आगे जा रही है, वो डिस्टरबेंस आगे जाती है, अपन कहते हैं वेव आगे जा रही, ठीक है। वेव मतलब समझ में आ गया, यही है। डेफिनेशन अच्छी लिखी है, जिसकी भी कॉपी अच्छी डेफिनेशन लिखी है वहां से देखना, ठीक। यानी डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हमने बताया डिस्टरबेंस आगे जा रही है, पार्टिकल खुद आगे जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक। पार्टिकल खुद आगे ना जाए, डिस्टरबेंस आगे जाए तो अपन कहते हैं वेव मोशन है, ठीक। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन अपन पहले पढ़ते थे एनएलएम। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इसको एक तरीके से कह भी सकते हैं, लेकिन लिख के नहीं आना है, ठीक, लिख के तो नहीं आना है। अब देखो तो चलो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, सिखाएं, देखो हम वो सिखा देंगे। एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या होता है और एनर्जी मतलब क्या होता है। देखो बता देंगे, लिख के नहीं आना है, डेफिनेशन में नहीं लिख के आना, इतना सिंपल है ना। इसकी डेफिनेशन में भी नहीं लिखा, ठीक, इसकी डेफिनेशन में। वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है ना, वो हम अभी बताएंगे, जब साउंड वेव में आएंगे तब बताएंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है। तो अभी यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पढ़ ही दे रहे हैं, एक बार लिखा है वेव मोशन इज डिस्टर्बेंस, एक बार ये भी पढ़ दे रहे ऊपर वाला। वेव और वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मटीरियल मीडियम। अच्छा हाँ, एक मटीरियल, देखो जरूरी नहीं सारी वेव्स, लेकिन नॉर्मल अगर अपन जनरली वेव्स की बात करें तो वेव्स को आगे जाने के लिए, जैसे अपन हाथ उठा रहे थे तो हाथ का एक मीडियम है, अगर यहाँ पे हाथ ना होते तो ऐसे अपन को वेव आगे जाती नहीं दिखती। तो वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मटीरियल मीडियम चाहिए। अब चाहिए मीडियम ही, मीडियम के आगे मटीरियल लगा देना, ठीक, मटीरियल मीडियम कहते हैं। तो थ्रू विच इट ट्रेवल्स। अब इसमें लिखा है रिपीटेड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मतलब जो भी चीज एक पीरियड के बाद दोबारा होती हो, एक पीरियड के बाद दोबारा होती हो, मतलब यहाँ पे अपन ने ऐसा हाथ उठाया नीचे कर लिया, ऐसा हाथ उठाया नीचे कर लिया, एक वेव आगे चली गई, अगर एक और वेव लानी है एक और बार हाथ ऐसा करना पड़ेगा। या फिर अगर एक वेव भी आगे गई तो पहले अपन ने ऐसा किया, फिर अपने किनारे वाले ने ऐसा किया, तो पीरियोडिक मोशन हो रहा है कि एक टाइम के बाद कोई ना कोई इंसान हाथ ऐसा उठा रहा है, तो इसमें रिपीटेड पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा मोशन। अब बताओ अगर एक किसी ने ऐसा हाथ उठाया और एक ऐसा ऐसा कुछ करने लगा तो वेव बनी क्या, वेव नहीं बनी, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक मोशन नहीं था, यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा मोशन हो गया। अगर पीरियोडिक मोशन होता यानी अगर कोई ऐसे ऐसे भी कर रहा होता और उसके बाद किनारे वाला ऐसे कर दे तो भी वेव बनती।
लेकिन पीरियोडिक मोशन नहीं होता तो वेव नहीं बनती। तो इसमें दो चीज़ क्या ऐड हुई, एक मटेरियल मीडियम चाहिए, एक पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन, अब देखो पीरियोडिक मोशन तक समझ में आ गया, बाद में बताएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कहीं पे आएगा तो बताएंगे ना, वो भी वेव होती है, वेव का है। ठीक, अब देखो वो तो वाइब्रेट होता है ना। साउंड वेव होती ना। हाँ, साउंड वेव होती है। चलो चलो अब देखो, तो द डिस्टर्बेंस देखो, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल थ्रू मीडियम, और फिर आगे वाले मीडियम का पार्टिकल होगा। तो देखो क्या है, जैसे देखो एक दो प्रकार की वेव की बात करें, पहले सिंपल वाली, यहाँ पे तुम्हारा एक पार्टिकल है, एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, ये पार्टिकल खड़े हैं अभी ये पार्टिकल खड़े हैं। ठीक, अब क्या हुआ, एकदम से अपन ने इसको दे दिया धक्का, केवल इन वाले को धक्का दे दिया, फूंक मार दी। अब फूंक मारी तो ये वाले पार्टिकल गए आगे, अब आगे जाएंगे तो आगे ही रहेंगे क्या, वापस भी तो आएंगे। तो ये पार्टिकल आगे गए, इनको धक्का दिया, इनको धक्का दिया और पार्टिकल आ गए वापस, आगे वाले को धक्का देके पार्टिकल आ गए वापस। हाँ, इनका तो देखो धक्का दिया और वापस आ गए। अब अगर इसने धक्का दिया तो ये वाले आगे गए, अब देखो ये अपनी जगह वापस आ गए, मतलब समझ में आया अभी कैसा मूवमेंट हुआ, यहाँ से ऐसा मूवमेंट हो गया। देखो दो दो हाथ करके देख रहे हैं, अभी यहाँ से ऐसा मूवमेंट हो गया। ठीक, यहाँ से ऐसा मूवमेंट बस हुआ है। अब इस वाले को धक्का लगा तो ये वाला आगे गया होगा, और इसको धक्का दिया, जब इसको धक्का दे दिया तो ये भी वापस आया, आगे वाले को धक्का देके ये भी वापस आ गया। अब कैसे हो, तो देखो ये इसको धक्का दिया वापस आ गया, और जब ये वापस आ रहा था तो ये आगे वाले को धक्का दे रहा था और ये वापस आ रहा था। तो ऐसे ऐसे करते करते अपन देखेंगे तो आगे आगे धक्के जाते जाएंगे। तो देखो आगे आगे धक्के जाते जा रहे, तो एक तरीके की वेव बन गई। मटेरियल था, मटेरियल क्या मान लो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो गैस अपना क्या था, मटेरियल मीडियम। पार्टिकल धक्का दे रहे थे तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, डिस्टर्बेंस आगे जा रही है, डिस्टर्बेंस आगे जा रही, पार्टिकल खुद आगे जा रहे हैं क्या, नहीं। तो यही समझाना था, डिस्टर्बेंस आगे जाते, मटेरियल मीडियम चाहिए, पार्टिकल खुद आगे नहीं जाते। 4-5 बॉल रहती है फर्स्ट वाले। हाँ हाँ, इसी का एग्जांपल है। नहीं नहीं नहीं, वो है इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल। ठीक, वेव का एग्जांपल नहीं है वो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था ना, ऐसे करते हुए वेव जैसा क्यों दिखता है ये? उसमें भी देखो SHM हो रहा है ना, उसमें SHM हो रहा है। SHM मतलब देखो पीरियोडिक मोशन एक स्पेशल तरीके का पीरियोडिक मोशन होता है, उसको अपन SHM कहते हैं। ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं SHM क्या है वो तो अपन ने पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर तुमको कहीं पीरियोडिक मोशन लिखना है, देखो कहीं भी पीरियोडिक मोशन लिखना है ना, उसकी अगर तुम SHM लिख सकते हो। SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, पीरियोडिक मोशन की जगह कहीं भी ये चिपका सकते हो। ठीक, अब यानी कहीं भी तो नहीं चिपका सकते, लेकिन इस चैप्टर में तुमको जहाँ पे भी यूज है ना, पीरियोडिक की जगह SHM लिख सकते हो, बाकी अलग अलग चीज होती हैं। ठीक, SHM एक तरीके का वाइब्रेटरी मोशन है ना। पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है वाइब्रेट हो। हाँ, नहीं 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 है। तो देखो अगर ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा वापस आ गया, अगर ये यानी अपन ने ईंटा बांधा, ईंटा पत्थर जो भी बांधा वापस आ गया, तो एक टाइम के बाद यहीं पे वापस आ रहा, तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये SHM नहीं है, पीरियोडिक मोशन है लेकिन SHM नहीं है। SHM में होती है वाइब्रेशन। जैसे देखो ये यहाँ पे मार रहा है और अपनी जगह वापस आ जा रहा है, वापस उल्टा वापस जा रहा है, फिर यहाँ से और पीछे जाएगा, अब यहाँ पे यहीं पे थोड़ी रुक जाएगा और पीछे चला जाएगा। तो ये हार्मोनिक मोशन है। वेव वगैरह में इस चैप्टर में तुम हार्मोनिक मोशन बोलना। ठीक, SHM की जगह हार्मोनिक बोलना, सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक की जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन चल जाएगा ना, नहीं बोलना तो पीरियोडिक बोल देना, मैम को नहीं पता होगा। चलो अब यहाँ पे देखो, वेव मोशन इज डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, ये अपन ने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में। फिर व्हेन अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इट पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे ये इसकी है मीन पोजीशन, वेव आगे जा रही है, इस पार्टिकल ने इसको धक्का मारा, अब जब धक्का मारेगा तो यहाँ पे यहीं पे वापस नहीं आएगा और पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे चला गया। ठीक, फिर यहाँ पे जाके वापस आगे आएगा, यहाँ पे आया वापस चला गया, वापस आगे आएगा, इसको अपन कहते हैं SHM। ऐसे ही करके सारे पार्टिकल करेंगे तो ये ऐसे 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 करते करते एक वेव आगे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम पोजेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ ये यहाँ पे रखे हुए हैं तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें कुछ ना कुछ है। अब अगर ये हिल रहे हैं
मतलब मूवमेंट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी है, तो मतलब इन पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। द वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी नेट वेलोसिटी तुम्हारी जीरो आ जाएगी। आगे गया, वापस आया, वापस अपनी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जीरो हो जाएगा। आखिरी में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी, लेकिन वेव की वेलोसिटी अलग है। वेव तो आगे जा रही, वेव की वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, तो वेव की वेलोसिटी अलग आएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग आएगी। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेव। इतना वेव का जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब दोनों वेव कराते हैं। तो देखो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्या होता है। मैकेनिकल वेव जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए पड़े, मतलब अगर मीडियम क्या होता है, मान लो सॉलिड लिक्विड गैस, तो जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत पड़े उसको अपन कहते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक, जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए सॉलिड लिक्विड या गैस की जरूरत पड़े उसको अपन कहते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक, हाँ ज्यादातर। ठीक, तो ज्यादातर वेव अपनी मैकेनिकल वेव है। साउंड अपन बोलते हैं, हवा में होती है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आगे जाती है, अपने कान में पर्दा है, पर्दे में वाइब्रेशन लगती है, दिमाग बताते हैं क्या आवाज आ रही, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। वाटर में पत्थर मारते हैं, ऐसे 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 वाटर आगे जाता है, तो वाटर वेव मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोई भी वेव जो तुमको दिख जाएगी, मान लो स्लिंगी। स्लिंगी क्या होता है, स्लिंगी वो अपन का जो खिलौना रहता है ना, स्प्रिंग जैसा खिलौना, उसको अपन ऐसे करते हैं तो वो ऐसे आगे जाती है, ऐसे करते हैं तो एक वेव बन जाती है उसमें। एक अपन ने मान लो रस्सी बांधी, रस्सी को अपन ने ऐसे झटकारा, ऐसे झटकारते तो यहाँ पे एक वेव ऐसे आगे जाती है रस्सी से, तो ये सारी वेव मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल है। क्यों, उसको मीडियम चाहिए, रस्सी वाली वेव को रस्सी का मीडियम चाहिए, स्लिंकी को स्लिंकी चाहिए, तुम्हारी वाटर वेव को वाटर चाहिए, साउंड वेव को एयर वाटर या क्या कहते हैं तुम्हारा सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी चाहिए, तो ये क्या कहते हैं मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, कौन सी होती, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। सूरज और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम। लाइट आती है, लाइट कैसे आती है, वैक्यूम है नहीं, बीच में वैक्यूम है, मीडियम तो है नहीं। हाँ नहीं, रिफ्लेक्शन। अरे सूरज से काहे का रिफ्लेक्शन, सूरज तो दे ही रहा है, चांद से रिफ्लेक्शन होता है, सूरज तो डायरेक्ट दे रहा है। तो सूरज और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, लेकिन लाइट आ जाती है। क्यों, क्योंकि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है नॉन मैकेनिकल वेव। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, याद हो या ना हो, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो होती है नॉन मैकेनिकल वेव। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, मान लो रेडियो, माइक्रो, हाँ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक, 7 टोटल 7 तरीके की होती हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव के में कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स एक्सरे और वाई गामा रेस। ठीक, ठीक है, एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जांपल, इनके एग्जांपल खुद लिख सकते हो। तो बताओ, ये समझ में आ गया मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गई। एक और क्लासिफिकेशन होती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, जहां पे भी देखो, अभी अपन ने साउंड वेव देखा, साउंड वेव की पार्टिकल का मोशन कैसा था, यहां से यहां जा रहा था फिर वापस आ रहा था, मतलब इनकी वाइब्रेशन जो हो रही ऐसे ऐसे हो रही, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही, तो वाइब्रेशन आगे पीछे हो रही। अब बताओ वेव कहाँ जा रही है, आगे जा रही। तो बताओ इनके वाइब्रेशन मतलब पार्टिकल का मूवमेंट, अपन कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और ये वेव का मूवमेंट। पार्टिकल के मूवमेंट और वेव के मूवमेंट के बीच में एंगल कितना है, अरे 0 डिग्री। ये भी आगे पीछे, चलो 0 या 180, ठीक, 0 या 180। मतलब अपन ये कह सकते हैं क्या कि पार्टिकल का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट पैरेलल है।
कह सकते हैं। तो जहाँ पे भी पार्टिकल का मूवमेंट और वेव का मूवमेंट पैरेलल हो, हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल नहीं, मूवमेंट पैरेलल वेव, ठीक। पार्टिकल मूवमेंट अगर पैरेलल हो वेव मूवमेंट की, पार्टिकल मूवमेंट भी आगे पीछे, वेव मूवमेंट भी आगे, तो अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इसी का एग्जांपल है, ठीक। अब ट्रांसवर्स वेव, अगर तुम्हारा पार्टिकल मूवमेंट परपेंडिकुलर हो वेव मूवमेंट, अगर पार्टिकल मूवमेंट परपेंडिकुलर हो वेव मूवमेंट के, तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे हाथ अपन कैसे कर रहे थे, ऐसे ऊपर नीचे, वेव जा रही थी आगे, अपन ऐसे अगर कर रहे हैं, मान लो कोई चीज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो देखो एक जगह कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये देखो, ये केवल ऊपर जा रहा है और नीचे है ना, ये दिख रहा है अलग से, ये केवल ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, लेकिन अपन को लग रहा है वेव आगे जा रही है। तो पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर नीचे बस हो रहा है, लेकिन वेव जा रही है कहाँ, आगे। तो अगर पार्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे हो, मतलब ये तुम्हारा ऊपर और नीचे, और वेव तुम्हारी जाए आगे, तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक। अब जो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल अलग चीज हो गई, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल अलग चीज हो गई। जो तुम्हारी मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स तो लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती है, जो तुम्हारी नॉन मैकेनिकल वेव है वो केवल और केवल ट्रांसवर्स रहेंगी, ठीक। क्योंकि ये जो नॉन मैकेनिकल वेव मतलब केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं ऐसा नहीं होता। तो देखो जो नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव मतलब केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या नेचर होता है, ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है ट्रांसफर, तो नॉन मैकेनिकल वेव सारी की सारी होंगी ट्रांसवर्स वेव, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी होती है ट्रांसवर्स वेव। कैसे, ये तुम्हारा रहता है आगे, अब इसमें एक आती है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है, दिख रही है। अब इसी के परपेंडिकुलर एक आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपन ने ले लिया परपेंडिकुलर, जैसे पीछे से, ठीक। ये वाली फील्ड दीवार के साइड है, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, तो मतलब ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा, समझ में आया। ये फिजिक्स वाला का मूवमेंट देखा था ना, ठीक। तो ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है काय में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। देखो सारी ट्रांसवर्स वेव में नहीं, ऊपर नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, किनारे यानी परपेंडिकुलर अपनी, सॉरी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, किनारे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दो क्या कहते हैं, दो वेव परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं, और जो वेव का मोशन हो रहा है, मतलब दो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, वेव का मोशन आगे हो रहा है, दो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, वेव का मोशन आगे हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पार्टिकल का मूवमेंट जहां पे भी हो, लेकिन इसके तो परपेंडिकुलर है, यानी वेव जहां मूव कर रहे हैं उसके तो परपेंडिकुलर है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आया क्या है। अब बताओ जो तुम्हारी रस्सी है, रस्सी को ऐसा करते हैं, ऐसे मूव करके आगे जाती है, वो ट्रांसवर्स कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स कहलाई, ठीक। क्योंकि देखो जहां पे भी तुमको ऐसा मूवमेंट दिखे ना, वो ट्रांसवर्स वेव है। अब बताओ स्लिंकी वो जो चूड़ी चूड़ी रहती है यार, वो चूड़ी चूड़ी वाला खिलौना, तो वो अपन ऐसे मारते हैं आगे जाते हैं, बताओ ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल, वो लॉन्गिट्यूडनल। तो जहां पे ऐसे ऐसे मूवमेंट देखे लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे कर सकते तब वो ट्रांसवर्स बन जाएगी, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसे मारे तो लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल समझ में आ गया। साउंड कौन सी है, साउंड कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। अब बताओ क्या नॉन मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल होगी, नॉन मैकेनिकल केवल और केवल ट्रांसवर्स होगी, क्योंकि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स के एग्जांपल बताओ। मैकेनिकल वेव देखो, मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल कौन है, साउंड। मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल हो गई साउंड या फिर स्लिंकी। मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स कौन सी हो जाएगी, वाटर वेव, क्योंकि वाटर वेव ऐसी ऊपर नीचे रहती है, हाँ वो भी हो जाएगी। और रस्सी मारेंगे मतलब स्ट्रेच्ड, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेच्ड रोप या फिर स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर अपन ऐसी वेव बनाए तो वो भी कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वाली। तो क्या पैराशूट वाला उसके ऐसे शेक करते हैं, अच्छा हाँ वो भी ट्रांसवर्स वेव में आएगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे, वाटर वेव लिखना या फिर रस्सी वाली वेव लिखना। तो देखो मेन यही वो दो होती हैं। अब इसके अलावा देखो पूरा मिटा नहीं रहे, रोप वेव लिख सकते हैं, रोप वेव समझ में नहीं आया तो पूरा बताना है। देखो रोप क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को अपन ने फंसाया और बोलो उसमें अपन मूवमेंट करा रहे हैं,
डायग्राम बना दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये सब एग्जांपल है, कॉपी में भी दिए हैं। अब उसमें देखो, उसमें एक चीज़ लिखा है, अभी बताएंगे, जब आएगी तो बताएंगे। ठीक, जो दरिया है, मैंने कॉल करा था आपको, क्या कर सीन है? हाँ, ये तो अभी लिख के लाए हो। हाँ, मैं कह दी कि तुम ये अभी लिख के लाए थे। वर्ग वाला। हाँ, और वाला। अच्छा, समझ नहीं, मतलब कुछ चेक करते आता नहीं। तो फिर नंबर दी तुम वापस जाओ, थोड़ी देर से आना। गजब यार। कहती है दूसरी अगली बार ऐसे ही वो उसमें भी करेंगे, तुम लोग से खुड़ी है ना हाँ, फाइनल पेपर में। कहती है दूसरी अगली बार से मेरे को कॉल नहीं करना कभी। क्यों? मैंने उनसे पूछ भी लिया, कहते तुम डाउट नहीं पूछते हो सामने सामने। अब जब मेरे को जो डाउट था मैंने पूछ लिया, कुछ नहीं पूछना मेरे को। बोलती वो डाउट था। क्या करूं, बोलती कोई नहीं खाना की बात है मेरे को। ठीक है, नहीं लगा। लो मार्क्स नहीं सकते। चलो देखो, मैटर वेव क्या होता है। मैटर वेव क्या होता है, सेकेंड चैप्टर में ही था, अपन केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ सुना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो, तुम्हारे ये रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ था। रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने बोला था कि गोल गोल घूम रहे हैं। अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, एटम यहाँ इलेक्ट्रॉन गोल गोल, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं, तो बताओ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखो, स्पीड भले चेंज ना हो, डिस्टेंस और टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम भले सेम रहे, लेकिन ये क्या कहते हैं, अपनी डायरेक्शन तो चेंज हो रही। अगर डायरेक्शन चेंज तो डिस्प्लेसमेंट चेंज तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। मैक्सवेल ने क्या बताया था, अगर किसी भी चीज में एक्सेलरेशन है तो वो क्या करेगी, रेडिएट करेगी। रेडिएशन मतलब वेव, तो एक वेव को रेडिएट करेगी। अगर वेव को रेडिएट करेगी, वेव रेडिएट मतलब एनर्जी खर्च। अब देखो, वेव रेडिएट कर रही मतलब एनर्जी खर्च हो रही। हमने भले बोला था डेफिनेशन में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वेव जब रेडिएट करती तो एनर्जी खर्च होती है। भले एनर्जी के ट्रांसफर को अपन वेव नहीं कहते, लेकिन वेव रेडिएट करेगी तो एनर्जी तो खर्च हो रही है। तो वेव रेडिएट कर रही, गोल गोल घूम रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल रही, मतलब इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही। अगर इसके पास एनर्जी नहीं रहेगी, न्यूक्लियस के पास तो है, तो न्यूक्लियस में आके घुस जाएगा। तो उसने बोला था मैक्सवेल ने कि ऐसे स्पाइरल पाथ न्यूक्लियस में घुस जाएगा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर था। ठीक, 10⁻⁸ सेकेंड बोला था शायद कि उतने में न्यूक्लियस में घुस जाएगा, तो ये था रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर। अब इससे अपन को क्या पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उससे एक वेव निकल रही है, तो किसी भी छोटी से छोटी चीज का भी मूवमेंट होता है। जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ ने भी यही बताया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये जो इलेक्ट्रॉन की क्या वेव होती है ना, अब देखो मैक्सवेल ने तो बता दी रेडिएशन निकल रही। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं बहुत तेज मूव करते हैं। जब छोटी चीज बताओ, ये पेन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा, तो तुमको हो सकता लग रहा हो कि यानी क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही हो, ऐसा लग रहा हो कि एक वेव है ना। एक यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो थोड़ी देर तक पीछे पिक्चर दिखती है। अगर कोई चीज बड़ी चीज मूव करे तो नहीं दिखेगी। अगर पेन से भी छोटा, केवल इस ढक्कन को देखना, पेन को छोड़ो, केवल इस ढक्कन को देखना। अगर ऐसे करेंगे तो ढक्कन की और ज्यादा वेव दिखेगी। तो अपन को लग रहा है ढक्कन पार्टिकल आगे जा रहे हैं, लेकिन पीछे को छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब ये तो इतना सा था, अब इससे और कोई छोटी चीज होती, मान लो जैसे और कोई छोटी चीज होती तो अपन को और अच्छा दिखता। ठीक, तो देखो लाइट तो पार्टिकल ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो, हाँ ऐसे ऐसे हाथ हिलाते तो लगता है कि हाँ ये तो वेव है। ठीक, तो वहां पे देखो, अगर तुम्हारी छोटी चीज होगी तो और ज्यादा लगेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन छोटा है वो तो ठीक, हाथ अपन कितनी स्पीड से हिला सकते हैं, बिल्कुल कम, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना तेज चलता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही तेज चलता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना तेज चलता है तो अपन को हाँ नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है। और वैसे भी आंख इतना छोटा थोड़ी देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन इतना तेज कि अपन को लगेगा कि अच्छा उसके पीछे पीछे अभी तक वो दिखता जा रहा है। जैसे वो है ना बेन 10 का XLR8, या फिर तुम्हारे वो जो मार्वल आर्वल में वो रहते हैं रेड कलर का, एक रेड कलर का जो तेज दौड़ता है, उसके पीछे दिखता है। क्यों? क्योंकि तेज दौड़ता है। तो ऐसे ही एक मैटर वेव क्या, सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ने क्या बताया था, मैटर जब मूव करता है तो लगता है कि पीछे एक वेव बन रही है। तो मैटर के मूवमेंट, सॉरी मैटर नहीं है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन, इनके मूवमेंट से, या फिर न्यूक्लियस तो अकेला करेगा नहीं, हीलियम न्यूक्लियस करता है। ठीक, तो इनके मूवमेंट से जो वेव बनती है उसको अपन कहते हैं मैटर वेव। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो,
एक बार पढ़ दे रहा है अभी यहाँ तक क्या बताया। तो देखो टाइप्स ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव, अच्छा देखो मैकेनिकल वेव को अपन इलास्टिक वेव भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी चीज ने अपन को ऊपर करी, यानी रस्सी अपन ने ऊपर मारी, अगर वो नीचे नहीं आई तो वो तो चलो ग्रेविटी के कारण आ रही, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल आगे गए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल आगे गए, पीछे वापस नहीं आए तो वापस पीछे नहीं आएगी। अब देखो प्लास्टिक वेव कुछ नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि वापस आ जाते हैं तो मतलब ये इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है उस पर डिपेंड करती है तुम्हारी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है, तो कुल मिला के मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अब देखो ट्रांसवर्स वेव के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो एक चीज़ लिख लेना, जो तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कम इलास्टिक प्रॉपर्टी में भी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखो तुम लोग को बताया था, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव कम इलास्टिक प्रॉपर्टी में भी हो जाती है, मैकेनिकल की बात हो रही है केवल, ठीक, इसकी बात अपन को बहुत कम करनी है, इस चैप्टर में मैकेनिकल की बात है। अगर ये कम इलास्टिक प्रॉपर्टी में भी हो जाती है, मतलब ये गैस, सॉलिड, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो जाएंगी, लिक्विड और सॉलिड तीनों में आ जाएंगी ये वाली वेव, लेकिन ये वाली वेव तीनों में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये किस में आएगी? सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी किसकी होती है सॉलिड लिक्विड गैस में से? सॉलिड। तो यहाँ पे ये आएगी सॉलिड में। अब देखो लिक्विड में भी नहीं आएगी, केवल जो लिक्विड का सरफेस है ना, हमने बताया था लिक्विड के सरफेस में क्या होती है? सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होती है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को खींच के रखती है, तो यहाँ पे एक लेयर जैसी बना लेती है। तो वो लेयर एक सरफेस का काम करती है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का काम करती है। तो ये पूरे लिक्विड में नहीं दिखेगी तुमको, लेकिन तुमको लिक्विड के सरफेस में दिखेगी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन मलाई टाइप रहती है, भले प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं, लेकिन लिक्विड सरफेस में दिखेगी। कौन सी? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव अगर तुम्हारी नॉन मैकेनिकल है तो उसको तो मीडियम ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी मैकेनिकल है तो वो काय में दिखती है? मैकेनिकल तुमको दिखती है सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस में। जो तुम्हारी वाटर वेव है, बताओ ट्रांसवर्स वेव है, मैकेनिकल वेव भी है, लिक्विड है कि लिक्विड सरफेस है? तो जो वाटर वेव रहती है वो केवल ऊपर ऊपर रहती है, नीचे उतना असर नहीं रहता है, नीचे सीधे ही जाता है पानी ऊपर। हाँ, तो वो सबसे ऊपर की लेयर में रहती है, ठीक। तो इसलिए लिक्विड के सरफेस में बनती है। तो ट्रांसवर्स वेव में लिक्विड का एग्जांपल तो वाटर वेव है, और बाकी जो रोप वाली थी वो तो सॉलिड वेव थी, जो तुम्हारी और जिसकी भी बात करी अपन ने, स्लिंकी वगैरह। हाँ, साउंड वेव, देखो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी रहती है? सॉलिड की। और साउंड वेव की जो मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर साउंड वेव कह सकते हैं, किस में डिपेंड करती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी में। जितनी ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी उतने अच्छे से वेव का ट्रांसफर होगा। तो सबसे अच्छे से साउंड का ट्रांसफर किस में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। मतलब कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा काय में होगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अगर हमने यहाँ से तुमको बोला तुमको सुनाई दे रहा है साउंड की स्पीड से, अगर अपने बीच में पानी होता और हमने तुमको कुछ बोला होता तो तुमको और जल्दी सुनाई देता, ठीक। हाँ, अगर पानी होता तो और जल्दी आवाज़ आ जाती। क्यों? क्योंकि इलास्टिक पानी के अंदर होते हैं ना, पूरे में से पानी होता पानी के अंदर। मतलब इतनी दूरी में अगर दो मछली बात कर रही होंगी तो उनको और जल्दी पता चल जाएगा। नहीं, एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड भले कम हो जाए थोड़ा सा, लेकिन स्पीड फास्ट ही रहती है, ठीक। क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी पानी की ज़्यादा है। पानी की इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा कि पानी के सरफेस की ज़्यादा? सरफेस की ज़्यादा। तो अगर सरफेस में बोलेंगे या फिर बिल्कुल गहराई में बोलेंगे, ज़्यादा तेज कहाँ पे होगा? गहराई में तो कम इलास्टिक है, सरफेस में ज़्यादा तेज होगा। अगर अपने बीच में सॉलिड होता तो और ज़्यादा तेज होता, ठीक। मतलब अगर ऐसे दीवार में ऐसे करके कुछ बोल रहे हैं और वहाँ से तुम कान लगा के सुनो और सीधे बोलें तो दीवार वाली आवाज़ पहले आ जाएगी। हाँ, उसमें भी ज़्यादा तेज आ जाएगी। यानी अगर उससे बोलेंगे और बजाय उसके कि हवा में बोल दें तो उससे जल्दी तेज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड के थ्रू जा रही है और यहाँ पे हवा के थ्रू जा रही है। अगर कोई एग्जाम्पल दे तुमको, बच्चों को तो ऐसा देते हैं, जैसे मान लो एक सटक है, दो तुमने ये लिए कान में सुनाने वाले और उसके बीच में एक सटक ले ली, खाली सटक। अब खाली सटक से हम तुमको कुछ बोल रहे हैं और बगल में ले ली एक उतनी ही साइज की सटक, लेकिन अंदर से पूरी भरी, पानी नहीं, चलो पानी ले लो, उसके अंदर पानी भरा या फिर ऐसा कह लो कि पूरी सटक सॉलिड की है, उतनी खोखली नहीं है, सॉलिड की सटक है।
दोनों में अगर अपन बोलेंगे तो ज़्यादा जल्दी स्पीड यानी ज़्यादा पहले किस में ट्रेवल होगा साउंड, पहले किस में पता चलेगा, तो भरी वाली सटक में। क्यों? क्योंकि जो भरी है वो तो पूरा सॉलिड से ट्रेवल हो रहा है, जो खाली है उसके बीच में एयर है तो एयर से ट्रेवल हो रहा है, तो भरी वाली में पूरा सॉलिड है इसलिए ज़्यादा रेस ट्रांसफर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इलास्टिक प्रॉपर्टी में डिपेंड करती है सबसे तेज स्पीड, सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी। ट्रांसवर्स वेव में तो लिक्विड और गैस में होती नहीं, केवल लिक्विड के सरफेस में होती है और सॉलिड के सरफेस में होती है। और क्या पढ़ना है इसमें? अब वाटर वेव लेकर, साउंड वेव लेकर, सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव क्या होता है? जो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक क्या होता है? बिल्कुल जमीन के किसी सेंटर, एपीसेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीन के एक सेंटर से तुम्हारा वाइब्रेशन होनी चालू हो जाती है, तो वाइब्रेशन वेव ऊपर करते हैं, वही ऊपर आके बड़ी वेव हो जाती है और जमीन गिरा देती है, तो अर्थक्वेक कहलाता है। किससे? हाँ वो भी ऐसी, अगर धरती में हो रहा तो अर्थक्वेक, समुद्र में हो वही चीज, अगर देखो होगा तो जमीन के अंदर से, हाँ देखो होगा जमीन के अंदर से, ये जमीन है, जमीन के अंदर से, अब यहाँ पे तुम्हारा लैंड है, अगर ये वेव लैंड में गई तो अर्थक्वेक आया, अगर यहाँ गई तो यहाँ पे सुनामी आ गई। ठीक, ये अर्थ है तो अर्थक्वेक, वाटर है तो सुनामी। अब देखो बात तो वही है, वेव कहाँ से निकली? नीचे से निकली है, तो निकली वेव है, तो वेव जब निकलती है तो इस वेव को कहते हैं अपन सीस्मिक वेव, चाहे पानी में जाए, जहाँ चाहे धरती में जाए। अब सीस्मिक वेव का मतलब समझ में आ गया। सीस्मिक वेव का मतलब समझ में आ गया तो ये समझो कि जो सीस्मिक वेव रहती हैं, एक तरीके से देखो वेव से कुछ ना कुछ साउंड भी निकलता है, तो जो सीस्मिक वेव रहती है ना तुम्हारी, ये रहती है इंफ्रासोनिक। अब जनरली ऐसा बता दिया, लिखा नहीं होगा। इंफ्रासोनिक का मतलब ये रहता है कि उसको अपन कान से सुन नहीं सकते, अपन कम सुन सकते। देखो 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक अपन सुन सकते हैं, इसके नीचे का नहीं सुन सकते और इसके ऊपर का नहीं सुन सकते। इसके ऊपर जो रहती है वो रहती है अल्ट्रासोनिक, इसके नीचे जो रहती है वो रहती है इंफ्रासोनिक। तो अर्थक्वेक आता है, वो एक साउंड निकालता है। अर्थक्वेक की जो वेव रहती है सीस्मिक वेव, वो एक साउंड निकालने, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी इससे कम रहती है तो अपन को सुनाई नहीं देता, तो अपन को पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन कुछ जानवर रहते हैं, अब देखो साउंड की स्पीड तो तेज रहेगी ना, एक्चुअल वेव जो धीरे धीरे आएगी सीस्मिक वेव, लेकिन साउंड तो जल्दी आ जाएगा। तो कुछ जानवर रहते हैं उनको इंफ्रासोनिक वेव सुनाई देती है, जैसे अपने कान की फ्रीक्वेंसी इससे कम नहीं सुन सकती, कुछ जानवरों को सुनाई देती है, तो उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो कहते हैं कुछ जानवरों को पहले पता चल जाते हैं तो सतर्क हो जाते हैं, तो उन जानवरों को पहले पता चलता है वो सतर्क हो जाते हैं जिनको इंफ्रासोनिक सुनाई देता है। ठीक है, कुछ जानवर इंफ्रासोनिक के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, सुनाई ही नहीं देगी, देगी ही नहीं। यानी हो सकता है यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी बज रही हो 21,000 की, लेकिन अपन को पता नहीं है। 2000 की तो बहुत तेज सुनाई नहीं, 2000 की बहुत तेज सुनाई नहीं देगी, 2000 की बिल्कुल बिल्कुल पैनी आवाज सुनाई देगी, जैसे टन बिल्कुल पैनी बजती है ना वो, ये कम वाली हर्ष सुनाई देगी, जैसे अमिताभ बच्चन बोलते तो वो कम फ्रीक्वेंसी है। कोई लड़की बिल्कुल नेहा का तीखी आवाज में बोलती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी है। गिटार बजता है टन, हाई फ्रीक्वेंसी, तबला बजता है धप धप धप, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड नहीं, देखो जो तुम्हारी लाउडनेस होती है एम्पलीट्यूड से आती, क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक, सबसे पहले देखो इतना समझ में आ गया तुम्हें, फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा समझा दिया थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे फिर क्या, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक वेव। अपन को पता है इलास्टिक वेव क्यों होती है, मैकेनिकल वेव इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है। अब इसमें लिखा है दीस वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल बेतुकी चीज है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है एक लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है लाइट, लाइट का पार्ट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, इसकी 7 वेव है, 7 में से एक लाइट है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती है, अरे नॉन मैकेनिकल अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर एक है लाइट। अब लाइट के अंदर EMW नहीं है, तो उसमें लिखा है कि EMW लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं है, लाइट EMW की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ सेकेंड, सेम स्पीड लाइट की भी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल बता दिए थे। यहाँ पे मैटर वेव क्या है, व्हेन पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल, मतलब छोटे पार्टिकल मूव करते हैं, उनसे एक वेव एसोसिएट होती है, उस वेव को अपन कहते हैं मैटर वेव। और दिस वेव्स एसोसिएट विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल, 2 बार लिख दिया, ठीक उसी चीज को। अब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल बता दिया था, ठीक, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल में और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें ट्रांसवर्स वेव की दो प्रॉपर्टी लिखी है, एक क्रेस्ट और एक थ्रू। ट्रांसवर्स वेव को कैसे बनाया था अपन ने, अब देखो ये प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल की भी होती है, यहाँ पे जो लिखा है अभी हम वो बताते यार, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बता रहे।
क्योंकि एक्स्ट्रा लिखो तो हो सकता है। देखो अब दोनों वेव की प्रॉपर्टी रहती है, इसमें लिखा है ट्रांसवर्स वेव इसलिए ट्रांसवर्स कह रहे हैं। पार्टिकल का ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो सबसे ऊपर गई यहाँ तक गई और सबसे नीचे आई यहाँ तक, दोनों बराबर होंगे। सबसे ऊपर गई और सबसे नीचे आई, दोनों होते हैं बराबर। तो जो सबसे ऊपर या सबसे नीचे आने की डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम हाइट, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अब जो मैक्सिमम हाइट है अगर ऊपर वाली है तो उसको अपन कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाली उसको कहते हैं TROUGH, थ्रू। ठीक, क्रेस्ट और थ्रू। और मैक्सिमम हाइट मतलब एम्पलीट्यूड, या फिर मैक्सिमम डेप्थ मतलब भी एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन क्या है इससे देख लेना, मतलब इनका यही है। एम्पलीट्यूड से क्या पता चलता है? कितनी तेज लाउडनेस है। अगर कोई चीज़ बहुत तेज सुनाई दे रही है मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। बहुत तेज, कोई बहुत तेज हल्ला कर रहा मतलब हाई एम्पलीट्यूड में हल्ला कर, बहुत तेज चिल्ला रहे मतलब हाई एम्पलीट्यूड। अब क्रेस्ट थ्रू से तो कुछ नहीं, जितना क्रेस्ट या ना उतना एम्पलीट्यूड होता है वो तो वही है। अब देखना फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या होती है, अभी बताते हैं। सबसे पहले देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेडिफेक्शन समझ लो जरा। कंप्रेशन रेडिफेक्शन क्या है? ये तुम्हारे पार्टिकल है, अगर मान लो ये साउंड के पार्टिकल हैं, एक गैस के पार्टिकल हैं, यहाँ से अपन ने इसको दबाया, ये मान लो एक अपना ये फोर्क रहता है, इससे वाइब्रेट करता है तो गैस के पार्टिकल दबते हैं। ठीक, ये देखा है टोंग। अब देखो यहाँ दबाया, ये पार्टिकल दब गए, दब के बताओ ये पार्टिकल ऐसे आगे आगे आ जाएंगे, यानी यहाँ के जो पार्टिकल दबे पास पास आ गए, पास पास आ गए मतलब इनकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई या फिर प्रेशर बढ़ गया एक जगह में, तो इसको अपन क्या कहेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेस्ड हो गए तो कंप्रेशन। अब जब ये आगे जाएगा तो ऐसे होगा, अब जब ये वापस पीछे आया तो, जब ये वापस पीछे आया तो देखो ये कंप्रेस्ड पार्ट तो आगे जा चुका होगा क्योंकि वेव आगे बढ़ रही, तो कंप्रेस्ड पार्ट आगे चला गया, तो ये कंप्रेस्ड पार्ट अपना आगे चला गया। पीछे क्या बच गया? पीछे अब देखो दूर दूर वाला पार्ट बचा। अब जब इसी वेव को बहुत आगे तक बना के देखेंगे तो कैसा बनेगा? देखो ये कंप्रेस, ये अपना रेरिफेक्शन का पार्ट, रेरिफेक्शन दूर दूर, फिर यहाँ पे पास पास आ गई कंप्रेस्ड पार्ट, फिर यहाँ पे फिर रेरिफेक्शन का पार्ट। तो देखो दूर दूर अपन देखेंगे, इससे वाइब्रेशन नहीं होता, वाइब्रेशन से ये होता है। हाँ, तो देखो पहले धक्का दिया तो सब पास आ गए, फिर वापस खींचा तो दूर चले गए। ऐसे करते करते धक्का दे रहे वापस खींच रहे तो पास दूर करते करते ये वेव देखेगी। तो उस वेव में अपन को क्या देखेंगे? एक हाई डेंसिटी हाई प्रेशर एरिया कंप्रेशन, लो प्रेशर एरिया मतलब रेरिफेक्शन। काय में होगा ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो कंप्रेशन और बेल, अरे तो बेल तो साउंड वेव है ना, वो तो साउंड वेव है। साउंड वेव क्या है? अरे भैया साउंड वेव है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसी का एग्जांपल है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है। तुम्हारी बेल साउंड वेव है मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब उसमें भी होगा। ठीक है, समझ में? उसमें भी होगा साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सब में यही होता है। यही जब अपने कान में पड़ता है तो अपन को अलग अलग वाइब्रेशन सुनाई देती है, दिमाग बोलता है कि अच्छा ये ऐसी आवाज है। जीरो ग्रेविटी में अपन वॉइस नहीं भेज सकते ना? नहीं, सुनाई नहीं देगा, मीडियम नहीं है। जीरो ग्रेविटी में नहीं, वैक्यूम में, वैक्यूम में। अब यहाँ पे देखो तो बताओ कंप्रेशन और रेरिफेक्शन ट्रांसवर्स वेव में होगा कि लॉन्गिट्यूडनल में? लॉन्गिट्यूडनल साउंड लॉन्ग, ट्रांसवर्स में नहीं होगा। ट्रांसवर्स में नहीं होगा क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा मूवमेंट नहीं होता। ये एम्पलीट्यूड वगैरह ट्रांसवर्स में होंगे, लॉन्गिट्यूडनल में होंगे, सब में होंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा है देखो एम्पलीट्यूड नहीं, यहाँ पे केवल क्रेस्ट और थ्रू लिखा था। ठीक, तो क्रेस्ट और थ्रू तुम केवल ट्रांसवर्स में लिख के आना, होगा सब में। ठीक, लिखना ट्रांसवर्स में, जो कॉपी में लिखा उसको फॉलो करना। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या लिखा? वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फेज। अब देखो बताते हैं सब। अब यहाँ पे आ गए, देखो समझा हम भले यहीं दे रहे, कॉपी में जिसके नीचे जो हो वहाँ से एक बार पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो देखो वेवलेंथ, और जो समझ में ना आए ना एक बार वो पढ़ बस लेना, और कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछना। चलो ये देखो एक वेव कैसी है। अब जरा लॉन्गिट्यूडनल को जरा छोड़ भी दें, किसी भी वेव को अपन ऐसे बना सकते हैं, किसी भी वेव को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्या है? क्रेस्ट, ये है थ्रू, मैक्सिमम हाइट, एम्पलीट्यूड, तो इसको लिखे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिख दिए। अब बताओ एक कंप्लीट हार्मोनिक मोशन क्या होता है? अगर यहाँ से शुरू किया, हार्मोनिक मोशन मतलब एक गया वापस आया और वापस अपनी जगह में, जैसे हमारी नाक से शुरू हुआ, यहाँ गया यहाँ गया वापस नाक तक आ गया,
कंप्लीट हार्मोनिक मोशन, इसको या फिर कह सकते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ठीक, एक कंप्लीट ऑसिलेशन जब होती है उसको अपन कहते हैं एक वेवलेंथ। तो देखो यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, वापस, मतलब एक पॉइंट से 2 बार क्रॉस किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक बार क्रॉस करके वापस इसी पॉइंट में आ गया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन कहेंगे वेवलेंथ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। अब अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो जो इतनी डिस्टेंस है, अब देखो ये वाली वेव ऐसे ऊपर गई, यहाँ से देखो यहाँ से ऊपर होकर यहाँ तक आई, दोनों हाथ साथ में आए मेरे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी इतनी कहलाई। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाली। तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, या फिर दो एडजेसेंट थ्रू के बीच की डिस्टेंस को अपन कहते हैं वेवलेंथ, या फिर एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाला, या फिर हाँ, या फिर दो एडजेसेंट सेम फेज। सेम फेज मतलब ये एक फेज हो गया, यहाँ पे बिल्कुल सेम फेज यहाँ पे है, तो ये तो सेम फेज। अब देखो ये सेम फेज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट सेम फेज नहीं हुआ। तो दो एडजेसेंट सेम फेज, ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। ये नीचे वाला थ्रस्ट है वो ऊपर जा रहा है, वो क्या? थ्रस्ट ये थ्रू हाँ हाँ, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा। तो देखो ना, यहाँ से ऊपर जा रहा तो ये नीचे आ रहा, लेकिन ये ऊपर जा रहा मतलब ये अलग फेज है, सेम फेज नहीं है। यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा, सेम पॉइंट, ये तो था नहीं, इसको देखो तो ये भी नीचे आ रहा, तो ये दोनों सेम फेज है। तो दो एडजेसेंट अगर सेम फेज है तो उनके बीच की डिस्टेंस को भी अपन कह सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो एम्पलीट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? एम्पलीट्यूड केवल मैक्सिमम हाइट है, दो क्रेस्ट बोलेंगे, ठीक। एम्पलीट्यूड ये भी है, ये भी तो है ना? एम्पलीट्यूड सेम रहता है सबका, हाँ, सेम रहेगा, ठीक। चलो आगे जाके इसमें बढ़ सकता है ना, अगर और तेज साउंड वेव, हाँ, अगर तेज हो तो बढ़ जाएगा, बाकी अपन को सेम में पढ़ना है। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट, ऊपर क्रेस्ट, नीचे थ्रू, सेम फेज में गए वेवलेंथ, क्रेस्ट से क्रेस्ट वेवलेंथ, थ्रू से थ्रू वेवलेंथ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब समझ में आ गया। वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा, ठीक, लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन हुई, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, या फिर कह सकते हैं एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव क्रॉस करी, एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव क्रॉस करी उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, मतलब फ्रीक्वेंसी, ये समझ में आ गया, 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन हुई या फिर 1 सेकेंड में जितनी वेवलेंथ आगे गई। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगा, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगा, तो वो टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड को लिखते हैं 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब 1/फ्रीक्वेंसी। अब एक होती है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव तुम्हारी क्या होती है? स्पीड ऑफ वेव मतलब वेव किस स्पीड से आगे जा रही है। फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम, हाँ, तो स्पीड ऑफ वेव होती है फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड, ठीक। फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड होती है स्पीड ऑफ वेव। अब सॉरी, अरे नहीं, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड नहीं रहे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है तुम्हारी स्पीड ऑफ वेव। अब ये कैसे आया स्पीड ऑफ वेव कैसे आया? तो यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, हाँ देखो फ्रीक्वेंसी ये कैसे आया, ये स्पीड, देखो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा एफ लिख दी, ठीक, फ्रीक्वेंसी की जगह एफ लिख दिया। हाँ, इधर देखो ये कैसे आया, अपन को पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेव की डिस्टेंस क्या है? एक मान लो, एक यहाँ से यहाँ तक की बात करें, एक ऑसिलेशन की बात करें तो डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। एक केवल एक ऑसिलेशन की बात करें तो डिस्टेंस अपनी वेवलेंथ है। तो यहाँ पे एक ऑसिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे लिख दो वेवलेंथ अपॉन एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड। तो देखो वेलोसिटी की ये यूनिट हो गई क्या? लैम्डा अपॉन टी, मतलब वेवलेंथ अपॉन टाइम। अब टाइम क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। 1/टाइम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो 1/टाइम की जगह इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ये इंटू 1/टाइम, ये लिख सकते हैं। 1/टाइम की जगह अपन लिख देंगे लैम्डा एफ, ठीक। तो ये कैसे आया? वेवलेंथ अपॉन टाइम की, टाइम को उल्टा कर दिए तो ये आ गया। ये समझ में आ गया, दिया था कॉपी में, ठीक। चलो और क्या है? वेव स्पीड हो गया। फेज,
फेज क्या, सेम पोजीशन, दो वेवलेंथ की सेम पोजीशन एक इंटरवल के बाद, उसको फेज कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ से देख लेना, बाकी फेज समझा दिया था ना अभी। अब एम्पलीट्यूड क्रेस्ट थ्रू टाइम पीरियड वेवलेंथ। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा है वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अलग अलग समझाए, वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव और वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखो ये अपनी ये है, ट्रांसफर वेव देखो पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव का तो ये दो क्रेस्ट या फिर दो थ्रू के बीच में। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो इसको क्या कह रहे थे, कंप्रेशन, इस वाले को कह रहे थे रेरफेक्शन, ये भी रेरफेक्शन हुआ, ये कंप्रेशन हो गया, ठीक। तो इसमें बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू रेरिफेक्शन, ठीक। दो कंप्रेशन या फिर दो रेरिफेक्शन के बीच की डिस्टेंस को अपन कहते हैं वेवलेंथ, ठीक। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात है। ट्रांसवर्स वेव में दो क्रेस्ट के बीच की। टाइम पीरियड हो गया, फेज हो गया, वेव स्पीड हो गया। चलो अब 3-4 फॉर्मूले बस हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया, समझने का पार्ट केवल इतना ही था। इतने पूरे में कुछ कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ फिर से समझानी हो तो बोलो, फिर फॉर्मूले बताते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ ही नहीं करना है उसमें, कुल फॉर्मूले रटने हैं बस, 5 मिनट में करा देंगे। चल नहीं है ना, नहीं है नहीं है, चल ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसवर्स कह लो, फ्रीक्वेंसी वी रहता है, फ्रीक्वेंसी न्यू एन यू, वी डायग्राफ बनता है, वी को ऊपर कर दो, वी बनाओ और ऊपर स्टाइलिश वी बना दो तो फ्रीक्वेंसी, सिंपल वी बनाओ तो वेलोसिटी। चलो ये बढ़िया समझ में आ गया इतना पूरा, ठीक। कुछ नहीं था इस वाले चैप्टर से जो भी है पूरे नंबर लेके आना, बहुत ही सरल बताया गया है, ठीक। क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इससे, ठीक। न्यूमेरिकल में देखा हम तुमको डेरिवेशन बताएंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो उससे सरल न्यूमेरिकल कहीं नहीं होगा। देखो इससे कोई फॉर्मूला बन सकता है ऐसे, क्या, म्यू इक्वल्स टू स्पीड अपॉन लैम्डा, अगर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उसका है नहीं आएगा ऐसा। अरे अगर अपन को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये सब तो कर ही लोगे, बस ये याद रख लेना। v इज इक्वल टू एफ न्यू, अभी तक कितने फॉर्मूले बताए, केवल एक v इज इक्वल टू एफ बाई न्यू, एक ये वाला टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के उल्टा, एक ये वाला, एक वेव नंबर भी होता है, वेव नंबर नहीं दिया हमने भी नहीं कराया, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक। फ्रीक्वेंसी के उल्टा टाइम पीरियड, वेवलेंथ क्या है पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। क्रेस्ट पता है, थ्रू पता है, कंप्रेशन पता है, रेरिफेक्शन पता है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल पता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होगी। अब देखो ये अगर तुम्हारी नॉन मैकेनिकल की, चलो ये भी नहीं लिखा बता दे रहे, ये तुम्हारी नॉन मैकेनिकल है, क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर तुमको साउंड की वेव जाननी है, अगर साउंड जाननी तो अपन को पहले देखना पड़ेगा कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड है। साउंड की स्पीड देखनी है तो देखेंगे साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है और साउंड की वेवलेंथ क्या है, तो साउंड की स्पीड पता चल जाएगी। एग्जांपल, साउंड की फ्रीक्वेंसी 3 है और वेवलेंथ 6 है, स्पीड क्या आएगी, 18, ठीक। तो ऐसे अपन को पता लग जाएगा। अब देखो अगर अपन नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें, नॉन मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लेकिन अगर नॉन मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो अपन v की जगह क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्यों, क्योंकि नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वगैरह, लाइट की स्पीड कैसे लिखते हैं, c, लाइट की स्पीड को अपन c से डिनोट करते हैं, तो c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ करेंगे। अब अगर बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है 6, उसकी वेवलेंथ निकाल लोगे। देखो फ्रीक्वेंसी है 6, वेवलेंथ निकालनी है, स्पीड भी तो अपन को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, नॉन मैकेनिकल है, तो स्पीड कितनी होगी 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 6 कर देंगे तो ये अपनी वेवलेंथ आ गई, ठीक है। अब देखो बिल्कुल एक तरीके से रिवीजन जैसे है, खास पढ़ने का कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे इस, हाँ देख रहे हैं, तुम ही ने लेट किया है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। अब देखो सबसे पहले अपन को देखनी है ट्रांसवर्स वेव की कुछ स्पीड, कि कौन सी वाली, पहले बताओ, नॉन मैकेनिकल की, मैकेनिकल अभी कौन सी पढ़ेंगे अपन,
मैकेनिकल पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन मैकेनिकल तो पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो नॉन मैकेनिकल का तो पता है, तो पढ़ने की बात क्या आती है, मैकेनिकल। तो अब अपन मैकेनिकल देखेंगे। हाँ, तो देखो अब अपन देखेंगे मैकेनिकल। मैकेनिकल में अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। बताओ साउंड की स्पीड मैक्सिमम कौन सी मीडियम में होगी? साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी सॉलिड में। ठीक है, तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैक्सिमम स्पीड किस में होगी? सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलास्टिक। किसी भी ट्रांसवर्स वेव की मैक्सिमम स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा इलास्टिक, इसलिए। चलो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहले काय में कराई है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और इन सॉलिड। तो देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, सीधा लिखो फॉर्मूला अंडर रूट, देखो ऊपर लेके है ना, यहीं से पढ़ के बता रहा हूँ इसलिए सीधे सीधे लेके स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, कुछ नहीं कुल इसका फॉर्मूला देखो, हम फॉर्मूला समझा बस दे रहे हैं। ये तो हमारा ईटा बाई डी, डी नहीं लिखेंगे अपन, रो लिखेंगे। ठीक, रो क्या है? डेंसिटी। अब देखो कोई एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड मान लो सॉलिड में कैसे, मान लो एक रस्सी है, रस्सी है। अच्छा रस्सी का एग्जांपल तो अलग दिया है, चलो मान लो कैसे समझाएं, कुछ भी ऐसे, अरे मन में समझ लो। जैसे तुम्हारा एक जेली है, जेली जेली लगभग सॉलिड होती है ना, तो अगर जेली को अपन ने हिलाया तो जेली भी ऐसे आगे जा रही, वो मान के चलो। ठीक, अब उसकी स्पीड कितनी होगी? तो देखो जेली को जब अपन ऐसे धक्का देते हैं तो वापस आ जाती है, तो ये जब धक्का देते हैं यानी अपन किसी को ऐसे कर रहे हैं और वो चीज़ वापस आ रही, तो यहाँ पे कौन से मॉड्यूलस की बात होती थी? शेयर मॉड्यूलस। देखो ये शेयर स्ट्रेस है, तो शेयर मॉड्यूलस की बात होती थी। हाँ, बुक का एग्जांपल शेयर मॉड्यूलस की बात होती थी। शेयर मॉड्यूलस अपन को यहाँ पे ऐसे डिनोट किया है, इसको अपन क्या कहेंगे? या तो शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस एक ही चीज होती है। ठीक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉड्यूलस एक ही चीज होती है। तो वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अभी किसकी बात हो रही? ट्रांसवर्स वेव की। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल की बाद में होगी। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, मतलब किसी भी जेली की बात करेंगे तो ईटा अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी किसकी होगी? उसी जेली की। ये ईटा क्या है? शेयर मॉड्यूलस है या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। ठीक है, ये पहली चीज समझ में आ गई। एक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला नंबर 1। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, देखा है कि अगर किसी चीज को अपन, रस्सी है, रस्सी अपन ने बांध दी, ठीक है, स्ट्रेच करी और उसको अपन ऐसे झटकारेंगे तो उस रस्सी में ऐसी वेव बनेगी। तो इस वेव की स्पीड क्या हो? अब देखो रस्सी मतलब मैकेनिकल, ऊपर नीचे वाली वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव, तो इस रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या रहेगी, ये पूछा है। तो देखो ये दो चीज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? पहला फॉर्मूला वो हो गया, लिखो नहीं इसी में लिखा है। तो देखो ये किस पे डिपेंड करती है? करती है टेंशन पे। तो देखो वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करती है, एक टेंशन पे। टेंशन क्या है? जो फोर्स से अपन खींचते हैं, बताया था ना रस्सी, उसका अपोजिट एक टेंशन लगता है। अपन रस्सी को खींच रहे तो रस्सी भी अपन को खींच रहे कैसे? टेंशन से। ठीक, तो टेंशन पे डिपेंड करती है, तो अंडर रूट टेंशन अपॉन, एक चीज लिखो ये म्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, देखो केवल एक छोटा सा एरिया लो, इसको अपन कहेंगे यूनिट लेंथ। इतनी सी लेंथ ली, यहां पे इसका कुछ मास होगा, इस लेंथ का कुछ मास होगा। तो ये जो अपना न्यू है ये है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब इसमें अपन ने छोटी सी यूनिट ले ली लेंथ की, उसमें जो मास है उसको अपन कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ। तो तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या हुआ? टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक जेली में, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में। जेली में क्या? ईटा अपॉन डेंसिटी, इसमें टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, समझ में आया? अब देखो केवल इतना लिख के नहीं आओगे, इतना लिखने के बाद लिखोगे T इज इक्वल टू टेंशन, ये इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, तब नंबर मिलेंगे। केवल फॉर्मूले पूछेंगे। अब इस वाले में एक डेरिवेशन दी है तुमको, इसकी एक डेरिवेशन देख लो, बिल्कुल छोटी सी है। हाँ नहीं, हम देर से आएंगे। तो देखो छोटी सी डेरिवेशन इसकी देखो, v इज इक्वल टू ये है। अब बताओ रस्सी कहाँ गई अपनी? ये रस्सी में छोटी सी लेंथ और यहाँ पे
इस लेंथ का मास है, इस लेंथ का मास है। अब बताओ इसको और कैसे लिख सकते, केवल इसकी बात करो। ये क्या है, ये है मास पर यूनिट लेंथ है। अब यहाँ पे देखो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, कहाँ, चलो यहाँ पे देखो, किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है बताओ, किसी भी चीज़ की डेंसिटी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में डेंसिटी की बात कर रहे थे ना, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है। एक मिनट दिया क्या है इसमें, किसी भी चीज़ की डेंसिटी, ठीक ठीक ठीक, किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है किसी भी चीज़ की डेंसिटी। तो किसी भी चीज़ का मास क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हुआ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नहीं ना, तो स्पीड और वेलोसिटी में तो सेम लिख सकते हैं ना, स्पीड और वेलोसिटी सेम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बस समझना है। तो अब यहाँ पे देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जरा इसका तुम वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो कितना आएगा। तो देखो इसकी वॉल्यूम तुम्हारा आ जाएगा, देखना कैसे बताएं, यहाँ देखो ये रस्सी है तुम्हारी, ये रस्सी है, रस्सी में देखो एक सर्कल है और एक लेंथ है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यूनिट लेंथ मतलब ये छोटी सी लेंथ, इसको अपन कैसे डिनोट कर रहे थे, एल से। यूनिट लेंथ मतलब एल से डिनोट कर रहे थे। अब ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर एल लिख लिया। तो बताओ डेंसिटी क्या आई, मास अपॉन या फिर मास क्या आया, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पे बताओ डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया मास। अगर मास ये है, यहाँ पे लिख दें मास ये है, अगर मास ये है और यहाँ पे क्या लिखा था न्यू, तो मास अगर ये है तो मास अपॉन लेंथ क्या होगा, अगर ये मास है तो मास अपॉन लेंथ क्या होगा। देखो अरे देखो भाई अपन ने क्या देखा, देखो पहले ही फॉर्मूला लिखा, फिर अपन कहाँ आ गए, डेंसिटी में आ गए। अगर मास अपन ने निकाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन ने यहाँ से निकाल लिया। अगर मास ये पूरा है तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो अपन ने यहाँ लिखा मास अपॉन सॉरी मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ। अब देखो मास अपॉन लेंथ, यहाँ पे अपन ने लेंथ का डिवाइड किया, यहाँ पे भी लेंथ का डिवाइड करेंगे, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल, एल से एल कट गया तो क्या बचा रो, हाँ तो क्या बचा रो पाई आर स्क्वायर बचा, रो पाई आर स्क्वायर बचा। अब देखो ये मास अपॉन लेंथ है मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को अपन क्या लिख रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे म्यू क्या हो गया, रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारी क्या हुई, अंडर रूट टी अपॉन, इसको पुट करना रो पाई आर स्क्वायर, तो रो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये टी क्या है, टेंशन, टेंशन एक तरीके की फोर्स है, टेंशन एक तरीके की फोर्स है अपन को मालूम है। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है मतलब एरिया है, तो ये पाई आर स्क्वायर एक तरीके का एरिया है और टेंशन एक तरीके की फोर्स है। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता था, देखो फोर्स यहाँ पे लग रही है, देखो टेंशन तो देखो ये मान लो रस्सी है तो टेंशन कैसे लगेगी, अलोंग, टेंशन अलोंग लगेगी। ये रस्सी का बड़ा एरिया ले लिया तो टेंशन कैसे लगेगी, ऐसे, और एरिया ये है तो बताओ परपेंडिकुलर एरिया है और टेंशन ऐसे लग रही। तो टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते थे अपन, याद करो, फोर्स रिफॉर्मिंग, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया, फोर्स रिफॉर्मिंग अपॉन एरिया स्ट्रेस, ठीक। तो टेंशन अपॉन एरिया को अपन स्ट्रेस लिख सकते हैं, तो टेंशन अपॉन एरिया को यहाँ लिख दिया स्ट्रेस, नीचे क्या बच गया रो। तो मतलब इस फॉर्मूला को अपन स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, समझ डेरिवेशन समझ में आ गई अच्छे से। क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूला सब भूल गए अपन आ गए डेंसिटी में। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एल से, फिर वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया, ये आ गया, दोनों जगह एल से डिवाइड किया तो अपने पास ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, रो पाई आर स्क्वायर। अपन ने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये आ गया, इन दोनों की वैल्यू को अपन ने ये अपॉन ये को स्ट्रेस लिख दिया तो स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी बचा। चलो ये समझ में आ गया। ट्रांसवर्स वेव में इतना ही था। ट्रांसवर्स वेव में क्या, पहला फॉर्मूला जो लिखवाए थे ईटा अपॉन डेंसिटी, फिर ये टी अपॉन ये और ये स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी, वो काय के लिए था, जेली के लिए, मतलब किसी भी सॉलिड की बात करें, और ये किसके लिए, स्पेशली रोप के लिए या फिर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए। चलो तो ट्रांसवर्स वेव में इतना, ट्रांसवर्स वेव कंप्लीट। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आओ। चलो देखो इसमें क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो जो लिखा है वही बता रहे। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इसमें अपन को 3 में पढ़नी है, तो स्पीड ऑफ लॉन्गी वेव इन, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सटेंडेड सॉलिड। एक्सटेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, देखो सबसे पहले एक्सटेंडेड सॉलिड का मतलब, सॉलिड एक नॉर्मल सॉलिड है, वो अगर कोई चीज़ बिल्कुल हाई प्रेशर में बनती है तो बिल्कुल हाई डेंस हो जाती है, तो उस यानी हाई प्रेशर में जो सॉलिड बनता है उसको एक्सटेंडेड सॉलिड कहते हैं। भूल जाओ, आपको लगता है याद रखना क्या लिखा है, एक्सटेंडेड सॉलिड। एक्सटेंडेड सॉलिड का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है बी, बी क्या होता है तुम्हारा बल्क मॉड्यूलस, फिर प्लस 4/3 कहाँ से आया वो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, 4/3 एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक, तो 4/3 बिल्कुल भूल जाओ। सबसे पहले क्या लगाएंगे, अंडर रूट, फिर लेके यहाँ पे बी प्लस 4/3, फिर ईटा, ईटा, अब देखो ईटा क्या है, शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो एक्सटेंडेड सॉलिड, देखो एक्सटेंडेड सॉलिड कितना बड़ा नाम है, यहाँ पे सॉलिड बसता छोटा सा नाम था, देखो एक्सटेंडेड सॉलिड बड़ा नाम हो गया, तो यहाँ पे अपन को लगाना बल्क मॉड्यूलस प्लस 4/3 ईटा बाई, हमेशा अपन इतनी देर से क्या लगा रहे, डेंसिटी, ठीक, तो बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन डेंसिटी, उसके बाद क्या, बी क्या है बल्क मॉड्यूलस, ये एन जैसा अपना, ईटा क्या है रिजिडिटी यानी क्या कहते हैं कोफिशिएंट, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और ये क्या है डेंसिटी। बस इतना बताओगे तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन रॉड। एक अपने पास रॉड है, रॉड में एक जगह से दूसरी जगह अपन बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आवाज पहुँच जाएगी, बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, उसकी स्पीड क्या रहेगी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले लिखे v इज इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या, अंडर रूट बना दो, एक अपॉन बना दो, इतनी देर से यही कर रहे हैं, अंडर रूट बनाओ अपॉन बनाओ। इसमें कौन सा मॉड्यूलस होगा, देखो एक जगह यहाँ पे जैसे मान लो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था, ठीक, अपॉन डेंसिटी था, रॉड में कौन सा मॉड्यूलस होता है, यंग्स मॉड्यूलस, तो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये काय की है, अगर अपन बात करें रॉड, ठीक, रॉड का आ जाएगा ये, या फिर रॉड का आ जाएगा ये। अब इसमें और क्या लिखा है, मान लो लिक्विड। अब लिक्विड मतलब ये यहाँ पे पानी है, तो लिक्विड में v कितना होगा। अब बताओ लिक्विड में सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट बनाएंगे, अपॉन लगाएंगे। बताओ लिक्विड में कौन सा मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस, तो यहाँ पे लगा दो b अपॉन रो। समझ में आ गया। तो ये वाला तो सरल था, यंग अपॉन रो, बल्क अपॉन रो, ये भी सरल था। सबसे पहले जो अपन ने सॉलिड वाला पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव का, ईटा अपॉन रो, वो भी सरल था। ये वाला थोड़ा सा अलग है और ये वाला थोड़ा सा अलग है, तो इनको याद रख लेना, बाकी ये तो तीनों सरल है। तो अब देखो ये पूरे फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अब इसमें एक एक चीज लिखी है, मान लो बल्क मॉड्यूलस अपन को लिक्विड का पता है, मान लो पानी की बात करें, पानी का बल्क मॉड्यूलस पता है, पानी की डेंसिटी भी पता है 1000। तो यहाँ पे लिखा है कि बल्क मॉड्यूलस अपन को पानी का दे दिया 2 × 10⁹, तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 2 × 10⁹, पानी की वैल्यू 1000। तो अब ये दोनों चीज मिल गई तो अपन v निकाल लेंगे। अब v जब इनने निकाला तो वैल्यू आई 1414 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस फॉर्मूला से अब v निकाला तो 1414 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आई, एक वैल्यू आ गई। अब बोला इसका एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू जरूरी नहीं कि थ्योरेटिकल के बराबर आए, थोड़ी सी वैल्यू अलग आ सकती है। तो एक्सपेरिमेंट किया तो क्या वैल्यू आई 1450 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट से और ये वैल्यू आई। अब ऐसे ही इसकी बात करो,
रॉड की बात, मान लो स्टील रॉड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है, या आयरन रॉड, सॉरी आयरन रॉड लिखा है। आयरन रॉड का यंग मॉडुलस अपन निकाल सकते हैं, ये निकाल नहीं सकते, पता रहता है। तो यंग मॉडुलस इसमें दिया है 2 × 10⁻11। यंग मॉडुलस की क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगी, वही जो स्ट्रेस की होगी, स्ट्रेस की क्या होगी, वही जो प्रेशर की होगी, प्रेशर की क्या होती है, Nm/m²। ठीक, तो अब यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया है क्या, 2 × 10⁻11, डेंसिटी दी है 7.7 × 10⁻3। हाँ, अरे यंग मॉडुलस देखो, यंग मॉडुलस कितना दिया है, 2 × 10⁻11 दिया है यंग मॉडुलस। डेंसिटी मतलब ये आयरन रॉड की डेंसिटी क्या दी है, 7.7 × 10⁻3, सब ऐसा यूनिट में। ये और ये मिल गया तो अपन ये निकाल सकते हैं। जब अपन निकाले तो क्या आया, निकाले तो 5096 मीटर/सेकेंड आ गई वेलोसिटी। थ्योरेटिकल क्योंकि अपन ने ऐसे निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाली तो वेलोसिटी कितनी आई थी, एक्सपेरिमेंटली निकाली तो वेलोसिटी आई थी 5130। तो ये 5130 एक्सपेरिमेंटली। अब असली वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली की ये वाली, नीचे वाली क्यों, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स है, ये तो थ्योरेटिकल है। ठीक, तो इतना ही था, एक बार रिवाइज कर लेना, सरल चैप्टर है, कुछ हो तो बोलना, क्योंकि इस चैप्टर का मतलब टेस्ट भी लेंगे तो हमको नहीं लग रहा एक भी नंबर कटना चाहिए, क्योंकि है क्या, पूछेंगे क्या, क्रेस्ट का मतलब पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे, तो हाँ कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, वेव की डेफिनेशन, यही सब पूछेंगे, तो ये सब यानी बन ही जाना चाहिए, तो इस चैप्टर से नंबर नहीं कटने चाहिए बस। और डिस्टेंस वेव के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्या, वेवलेंथ। ठीक है, अब क्या वेव तो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते, बहुत डीप